नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर, केरल कांग्रेस में क्या चल रहा है? अब वहां पर इसी साल विधान या इस अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। आपको लगता है कि वहां पर शशि थरूर कोई अपने लिए बड़ी भूमिका की तलाश में है, इसीलिए उनकी खबरें आ रही हैं कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं? आजकल पीएम मोदी की तारीफ भी बहुत कर रहे हैं। कई ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके टिप्पणियां की हैं। प्रधानमंत्री की अभी अमेरिका यात्रा के समापन पर भी उनका जो बयान आया था वो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का अपना अ, तय स्टैंड है विदेश नीति को लेकर के भी और अमेरिका के दौरे को लेकर के भी, वो उसके उलट था। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, उपलब्धियों की। इसके अलावा जब अ, भारतीय घुसपैठिए अमेरिका में जो पहुंचे थे मैक्सिकन खाड़ी की तरफ से, उनको जब वापस भारत भेजा गया तो कांग्रेस का स्टैंड क्या था और विपक्षी दलों का स्टैंड क्या था। वो पार्लियामेंट के भीतर भी हंगामा कर रहे थे, पार्लियामेंट परिसर में भी तख्तियां लेकर के और उन पर हथकड़ी और बेड़ियों के चित्र छपवा करके प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शशि थरूर थे जिन्होंने कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यानी जो एस जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में खड़े होकर के कहा, वही बयान शशि थरूर का भी था। ये तो 2013 से चल रहा है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी अमेरिका ने इसी तरीके से जो इलीगल तरीके से वहां पर भारतीय पहुंचे थे उनको विमान में भरवा करके भारत भिजवाया था। उसके बाद से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, तो अभी इस पर तमाशा क्यों किया जा रहा है, अभी ये सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं और ये कह करके नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश क्यों हो रही है कि उनके मित्र भारतीयों को अपमानित करके इस तरीके से भेज रहे हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, बड़ा अनह्यूमन तरीके से उनको भेजा जा रहा है। तो ये ठीक है, जो विपक्ष का काम है विपक्ष कर रहा है। जो मोदी सरकार का स्टैंड है वहां भी आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये सवाल पूछवाया गया था, डेलिबरेटली पूछवाया गया था कि मोदी जी से पूछिए कि साहब ये जो हो रहा है इस पर उनका क्या कहना है। तो मोदी जी ने वहां डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कह दिया था कि ये दूसरे तरह की समस्या है। कुछ अमेरिका में एजेंसियां हैं, कुछ भारत में एजेंसियां हैं जो इन लोगों को सपने दिखा करके और इनके पैसे लूट करके, इनकी जमीनें बिकवा करके, इनको गलत तरीके से, गलत रूट से, बिना वैध वीजा के और पासपोर्ट के अमेरिका में दाखिल करवाते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं डॉलर्स के। तो यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप से हम कहेंगे कि वो ऐसी एजेंसियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और हम ऑलरेडी भारत में ये काम शुरू कर चुके हैं। तो शशि थरूर जो है वो कई मौकों पर हमने देखा है कि अभी हाल में पीयूष गोयल के साथ उनकी एक सेल्फी आई थी जिसमें वो तारीफ कर रहे थे। बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं जब शशि थरूर, और कांग्रेस के भीतर अंजू जी एक वर्ग हमेशा ऐसा रहा है जो इस बात का हामी दिखाई देता है कि भाई अगर सरकार अच्छा कर रही है तो फिर उसको अच्छा बताया भी जाना चाहिए। अगर गलत काम कर रही है, भले ही आपकी नीतियों के विरुद्ध कुछ हो रहा है, तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। तब उसकी विश्वसनीयता भी होती है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी विपक्ष प्रशंसा कर रहा है, कोई गलत काम दिखाई दे रहा है जो देश हित में ना हो तो उसकी आलोचना कर रहा है, तब आपका प्रभाव भी होगा। कांग्रेस का रवैया क्या है जब से राहुल गांधी ने टेक ओवर किया है कि ये केवल और केवल कमियां निकालने और धागे तोड़ने में लगे हुए हैं, और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए ऐसे काम कर रहे हैं। तो चाहे गुलाम नबी आजाद हों, चाहे दूसरे नेता हों, जब वो G23 बना था अगस्त 2020 में, और उसके 2 साल बाद फिर अगस्त में ही 2022 में गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी 7 पेज की,
हम्म। कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए। उस चिट्ठी में भी उन्होंने राहुल गांधी की वो सारी कमियां गिनाई थी कि जब से ये बतौर उपाध्यक्ष, जब इनको प्रमोट किया गया था, महासचिव से उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब एक तरीके से इन्होंने कांग्रेस को टेक ओवर किया था। भले ही तब इनकी मम्मी अध्यक्ष हों या बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए हों या बीच में ये 1.5 पौने 2 साल के लिए बनाए गए, तो इन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम्म। किसी परामर्श नहीं करते हैं, सीनियर मोस्ट से भी चर्चा नहीं करते हैं। क्या होता था कि जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी 1998 में, चचा केसरी को धकिया करके बाहर निकाल दिया गया था, उनकी नेम प्लेट उखाड़ करके बाहर फेंक दी गई थी। तो उस समय एक कोटरी काम किया करती थी, जो अलग अलग राज्यों के जिसमें विशेषज्ञ हुआ करते थे, वो बैठ करके सोनिया गांधी को ऊंच नीच समझाते थे और किन नीतियों पर हमें आगे बढ़ना है वो समझाते थे। अब वो जो कोटरी थी, शुरू में राहुल गांधी के साथ भी काम कर रही थी, जिनमें गुलाम नबी आजाद भी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको इतनी अकल आ गई कि इन्होंने एक अपना तंत्र विकसित कर लिया और जो सीनियर मोस्ट नेता थे उनको भी धकिया करके बाहर कर दिया अपनी कोठरी से, उनको उपेक्षित करना जी। शुरू कर दिया, उनको टाइम भी देना बंद कर दिया। तो शशि थरूर की जो प्रॉब्लम है, शशि थरूर की जो शिकायतें हैं वो ये हैं, जो 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात के समय भी उन्होंने राहुल गांधी के मुंह पर कह दिया था। हम्म। उन्होंने कहा था कि साहब, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोकसभा में मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। तो मुझे ये बताइए कि मेरी उपयोगिता क्या है कांग्रेस में? उपयोगिता है भी या नहीं, रह भी गई है या नहीं रह गई है? अगर नहीं रह गई है, अगर मुझे कोई दायित्व दिया ही नहीं जाना है, तो फिर मेरे पास विकल्प है, मैं कोई और रास्ता तलाश करूंगा। यानी कि मैं नाराजगी है सर साफ साफ उनकी है राहुल गांधी से। राहुल गांधी के मुंह पर कह करके आए थे, 18 फरवरी को उनकी मुलाकात हुई थी। तो शशि थरूर की जो भी शिकायतें हैं वो तो राहुल गांधी से कह करके आए हैं। लेकिन सर, अब आपको लगता है कि ये मामला सच में सुलट गया, या क्योंकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जैसे मैंने कहा केरल में भी बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव हो रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि अब तो प्रियंका वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी जाने वाली है। तो राहुल और बहन दोनों मिलकर ही जिम्मेदारियां बांटते रहेंगे, या बाकी कांग्रेस के नेताओं की तरफ भी देखेंगे? आज के इनके जरा बयान उठा करके देखिए। जब केरल कांग्रेस की करीब 3 घंटे मीटिंग हो करके निपटी, नए कांग्रेस मुख्यालय जिसको इंदिरा भवन का नाम दिया है, वहां 3 घंटे तक बैठक हुई। उसमें केरल कांग्रेस के सभी सीनियर नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रभारी दीपा दास मुंशी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, प्रियंका वाड्रा थी और राहुल गांधी भी थे और शशि थरूर वगैरह सब थे, रमेश चन्नीथला वगैरह सब थे। मुझे ये बताइए, ये जो बयान दिया गया है कि साहब केरल से गांधी नेहरू परिवार का भावनात्मक जुड़ाव है, ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए, ऐसी कोई बात ना कही जाए जो केरल की जनता के लिए अपमानजनक हो। मतलब हंसी आ रही थी सुनकर के कि भाई, गांधी नेहरू परिवार का कौन सा भावनात्मक लगाव है केरल से? भाई, ये कब से हो गया है? जब अमेठी से भाग करके राहुल गांधी वायनाड से लड़े थे तब से भावनात्मक लगाव हो गया है? अभी से ही हुआ है, और अब या बहन है। अभी बहन जी चुन करके वहां से आई हैं इनकी जगह, तो ये भावनात्मक लगाव है केरल के साथ में? ये भावनात्मक लगाव 2021 में कहां चला गया था जब चुनाव हार गई थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ? 2 प्रदेश ऐसे थे अंजू जी, हम्म। जहां उम्मीद की जा रही थी और जिसका एक एक हिस्ट्री चली आ रही है कि 5 साल बाद वहां सरकारें बदल जाती हैं, एक असम में और एक केरल में। जैसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है हिमाचल। या राजस्थान है, जहां हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, ऐसे ही दक्षिण में असम, और असम दक्षिण में नहीं आता लेकिन पूर्वोत्तर में आता है, पर दक्षिण में एक राज्य ये केरल ऐसा है जहां 5 साल में सरकारें बदल जाती। तो निरंतरता में विजयन साहब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए और कांग्रेस हार गई। हम्म। इसके बावजूद हार गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी वहां की।
शायद 15 सीटें जीत ली थी। तो आप विधानसभा में चारों खाने चित हो गए। तो गांधी नेहरू परिवार का वो भावनात्मक जुड़ाव कहाँ था भाई, तब जब वो चुनाव हार गई थी 2021 में। 2019 में तो राहुल गांधी चुन लिए गए थे ना वायनाड से। तो हम्म। 2 साल बाद क्या किया आपने वहां जाकर के? अभी हरियाणा का देख लीजिए, 5 लोकसभा सीटें जीत ली और विधानसभा में चारों खाने चित। क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अब हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, इस चुनाव में अगर हमें कामयाबी मिल गई तो विधानसभा चुनाव तो हम 100% जीतेंगे। वो एक कहावत है ना कि धूल तो अपने चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कांग्रेस वालों की, और खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो ये चौकड़ी इस समय काम कर रही है, कि जो मूल समस्या है उसको नहीं देखेंगे, दूसरे बहाने तलाश करेंगे और कोई सिर ढूंढेंगे जिसको शहीद किया जा सके, किसको जिसको दोषी ठहरा करके अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सके। यही केरल में हो रहा है। और केरल में जो वहां के इनके जमे जमाए नेता हैं, जो लीडरशिप है, और केरल में तो साहब देखिए प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। केरल में तो कई सीनियर नेताओं के बीच में ऐसी सिर फुटबॉल हुआ करती थी तो जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक तब के मुख्यमंत्री थे, और उन दोनों के बीच में जो युद्ध होते थे, मैं तो उन दिनों कांग्रेस कवर किया करता था, तो मैं इनके ड्रामे देखता था कांग्रेस ऑफिस में, हम्म। किस तरीके से तब के प्रभारी के यहाँ पर जो है इनके आवागमन लगे रहते थे और अदालतें लगी रहती थी। और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हुआ ही इसलिए है कि इन्होंने कई कई पावर सेंटर और कई कई नेताओं को पाल रखा था और आपस में लड़ाते रहते थे ताकि कोई एक ताकतवर ना होने पाए। तो कांग्रेस ऐसे ही थोड़ा किनारे पर लगी है कि कांग्रेस की अपनी बहुत अंदरूनी समस्याएं हैं। वैसी ही समस्या इस समय केरल में दिखाई दे रही है। और आप ठीक कह रही हैं, अभी 2026 में विधानसभा का चुनाव है, तो इनको लगता है कि अगर 2021 में चपत लग गई थी, 2016 में हार गए थे, तो शायद बिल्ली के भागो छीका टूट छूट जाए जाए। और 2026 में हमारी सरकार बन जाए। देखिए क्या होता है। और इसीलिए शायद सर वो भावनात्मक कार्ड वहां खेला जा रहा है। कायदे से तो जम्मू कश्मीर से भी कोई भावनात्मक लगाव नहीं है सर, लेकिन एक नेहरू सरनेम के नाते वहां का भी राग अलाप लेते हैं ना राहुल गांधी की, मैं तो यहीं का हूँ, मेरा तो डीएनए यहीं का, इस तरह की बातें राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लिए भी कर लेते हैं। पर सर शशि थरूर आजकल, उन्होंने एक स्टेटमेंट शिवरात्रि के दौरान भी दिया था कि मेरा नाम क्यों रखा गया था शशि, क्योंकि वो शिव के माथे पर जो चांद दिखता है उसको देखकर मेरी माँ ने ये नाम रखा था। सर इस तरह की बातें दिखा रहा था कि वो थोड़े सनातनी भी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने अपना सनातनी रूप दिखाया जब वो महाकुंभ में भी गए, चाहे डीके शिव कुमार हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, या बाकी नेताओं, सचिन पायलट हो, गए वो लोग वहां पर, जबकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे कि वहां पर स्नान करने से कोई गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं। तो आपको लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, या कुछ नेता इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको समझ में आ रहा है कि एंटी हिंदू कब तक दिखते रहेंगे, वोट तो उनको हिंदू भी करते हैं ना, सिर्फ मुसलमान नहीं करते। एके एंटनी की एक रिपोर्ट आई थी 2014। 2014 की करारी हार के बाद, और उन्होंने कहा था कि एक मैसेज ये चला गया है मतदाताओं में, देशवासियों में, कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण अपीजमेंट की राजनीति कर रही है और एंटी हिंदू जो है वो एंटी सनातन उसकी छवि बन गई है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2014 और 2019 के बीच में, बल्कि 2017 तक, 18 तक, ये राहुल गांधी अपनी धोती वोती पहन करके उल्टी सीधी और उसको संभालते हुए मंदिर मंदिर जाने की कोशिश करते थे, माथे पर इतना ये एक तिलक विलक लगवा करके, और हिंदू बनने का ढोंग करते थे, पाखंड करते थे। और जब इन्होंने देखा कि भाई वो तो अगला भस्म रमा करके खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी, तो तुम कहाँ टिकोगे और कौन तुम्हें हिंदू मान रहा है, तो फिर इनका वो नशा उतर गया।
लेकिन कांग्रेस के भीतर हमेशा से एक विचारधारा, एक धारा रही है। कमलापति त्रिपाठी से लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो हिंदुत्ववादी रहे हैं। मदन मोहन मालवीय से लेकर के एक बहुत लंबी परंपरा है जो हिंदुत्व में विश्वास रखते थे। और माफ कीजिएगा, 1947 से पहले तक जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी ही कह करके चिढ़ाती थी और अपनी लाइन लेती थी। 2047 से पहले, आजादी से पहले, कांग्रेस को हिंदुत्ववादी पार्टी ही कहा जाता था। और आज तो खैर ये आधुनिक मुस्लिम लीग बन चुकी है, कोई कसर ही बाकी नहीं है। तो जिस तरह के इनके कर्मकांड हैं, जिस तरह के इनके बर्ताव हैं, जिस तरह की इनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से ये पाला खींच करके भगवान राम से ही लड़ने लगे, पाला खींच करके गंगा मैया से लड़ने लगे, महाकुंभ से लड़ने लगे, सनातनियों से लड़ने लगे, तो अब तो कोई कोर कसर बाकी रही नहीं। लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कंपनी एक तरफ, और कांग्रेस के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एक्सट्रीम सनातन विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राज्य में योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ चूंकि भगवा भी पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ जाकर के मंदिर में घंटी भी बजाते हैं, गाय की भी सेवा करते हैं। उन्होंने एक सफल महाकुंभ जो है आयोजित करवाया है जिसमें 66 करोड़ से अधिक सनातनियों ने जाकर के एक छोटे से कालखंड में 1.5 महीने के भीतर डुबकी लगाई है। 15-20 लाख की आबादी वाले प्रयागराज शहर में गंगा नदी के तट पर। तो इसलिए आप चिढ़ जाएं और आप जाएं ही नहीं। क्या अतीत में भी कांग्रेस के नेता महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं गए? भाई नेहरू भी गए हैं। एक समय था जब सोनिया गांधी भी गई थी। एक समय था 2021 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रयागराज गई थी, उन्होंने डुबकी लगाई थी। तो इस बार क्यों नहीं गई? मैंने अपने प्रोग्राम में शुरू में ही कहा था, मैंने कहा इस बार नहीं जाएगी। और मैंने डंके की चोट पर कहा था इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वायनाड से चुन करके आई है। और वायनाड में हिंदुओं ने नहीं जिताया है, ईसाइयों ने और मुसलमानों ने जिताया है। तो इस बार ये ईसाइयों को और मुसलमानों को नाराज नहीं करेंगे, इसलिए ये नहीं जाएंगी। फिर बीच में खबरें आनी शुरू हुई जो 16 तारीख को जा रही हैं, फिर कहा गया कि नहीं नहीं 19 को जा रही हैं, गए ही नहीं। महाकुंभ खत्म हो गया, समापन हो गया, नहीं गए। तो कांग्रेस के भीतर एक वर्ग है, एक तबका है, वो चाहे दिग्विजय सिंह का नाम ले लीजिए, अजय राय का ले लीजिए, या आप डी.के. शिव कुमार का ले लीजिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ले लीजिए जो अपने परिवारों के साथ गए हैं। एक पूरा उसके भीतर एक कसमसाहट है, खदबदाहट है और नाराजगी भी है कि इन लोगों ने एक्सट्रीम लाइन क्यों ले ली है। क्योंकि ठीक है आप तो वायनाड से चुन करके आ जाओगे, लेकिन जो बाकी के राज्य के लोग हैं, जो बाकी की पार्टी है, वहां जिन राज्यों में मुसलमान उतनी संख्या में नहीं है, मान लिया हिमाचल ले लीजिए आप, हिमाचल में प्रतिशत मुसलमान है, 1-1.5% भी नहीं है, बिल्कुल मुश्किल से। तो वहां पर जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस का, या जितने भी एमएलए होंगे, उन सबको कम से कम ये दिखाना होगा कि भाई अगर हम मुस्लिम परस्त नहीं है तो हिंदू विरोधी भी नहीं है। इसी तरीके से डी.के. शिव कुमार जिस राज्य में मतलब हिंदुओं के खिलाफ ही एक तरीके का पंगा लिया हुआ है, वहां के डी.के. शिव कुमार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सभी तो गए हैं प्रयागराज में। और भाई कौन नहीं गया है अंजू जी, मुझे ये बताइए, प्रयागराज के हवाई अड्डे पर 700 से अधिक चार्टर प्लेन उतरे हैं, 700 से अधिक चार्टर प्लेन उतरे हैं। इसका मतलब है कि बॉलीवुड से भी बहुत लोग गए हैं, उद्योगपति बहुत गए हैं, अमीर देश के भी और विदेश के भी बहुत लोग गए हैं वहां पर। तो ऐसे में आप ना तो महाकुंभ जाएंगे, ना आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह तो छोड़ दीजिए कि जी मोदी जी का है, बीजेपी का है, आरएसएस वालों का है, हम नहीं जाएंगे। मत जाओ, बाद में चले जाओ, लेकिन बाद में भी नहीं जाएंगे। तो एक तरीके से कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसा वातावरण बन रहा है
मैं उसको प्रेशर ग्रुप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इस गांधी नेहरू परिवार के सामने किसी की कोई औकात अब बची नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। जो जो सवाल खड़े करते हैं, जो इनसे बातचीत करते हैं किन्हीं मुद्दों पर, उनको अलग थलग कर दिया जाता है। अल्टीमेटली वो कांग्रेस से या तो बाहर चले जाते हैं या चुप करके बैठ जाते हैं। तो बड़ा अजीब सा माहौल इन्होंने कांग्रेस के जी। भीतर बना के रखा हुआ है। पर सर मुझे तो ताज्जुब ये हुआ था जब मैंने अभिषेक मनु सिंघवी को देखा था प्रयागराज में, फिर वो अयोध्या भी पहुंचे हुए थे और बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। सरयू के तट पर खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं, वहां। ये वही ब्रिगेड थी सर जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलते थे कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। ये उसी ग्रुप से आते हैं, उसी कांग्रेस से आते हैं, लेकिन अब वो भी इस तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाकुंभ के बाद सर, या महाकुंभ को लेकर कांग्रेस पार्टी में जो अंदर खाने सनातनी और एंटी हिंदू जो चल रहा है ना, उसके बीच में कहीं ना कहीं दो फाड़ होते दिख रहे हैं। लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति है। पर सर अगर हिमाचल की तरफ चला जाए, हिमाचल के सीएम भी पहुंचे महाकुंभ, उन्होंने परिवार के साथ स्नान किया। लेकिन अब खबर जो आ रही है सर कि हम जानते हैं कि वहां पर वित्तीय हालत क्या है राज्य की। जितनी फ्लैगशिप योजनाओं का ऐलान किया था उस वक्त कांग्रेस ने, वो तो कहीं पूरी नहीं होती दिख रही है। लेकिन अब तो खबरें आ रही हैं कि जो वहां पर मंदिर है उनके ट्रस्ट से बाकायदा पैसा मांगा जा रहा है कि वो सरकार को पैसा दें, और ताकि वहां पर जो फ्लैगशिप योजना है वो चलाई जा सके। इसको किस तरह से देखा जाए सर? आपने वो जो कभी लोग दरगाहों और मस्जिदों से तो नहीं मांगे सर? वो जो लोक लुभावनी घोषणाएं की थी, वो किसने की थी? उस समय तक तो सुखविंदर सिक्खू जो है वो पिक्चर में थे ही नहीं, वो तो ठीक है। चेहरे भी नहीं थे, किसी को हम्म। चेहरा बनाया नहीं था कांग्रेस ने। तो वो हम्म। जो लोक लुभावनी घोषणाएं की गई थी, पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या, वो इनका घोषणा पत्र जरा एक बार पढ़िएगा, मेरा पढ़ा हुआ है। हम्म। उसमें कितनी सैकड़ों हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाने और पता नहीं क्या क्या इन्होंने घोषणाएं कर रखी थी, वो सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो अब हम्म। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाकर के करें ना। प्रियंका वाड्रा ने कहा था, उनका वीडियो मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पर, कि 1 लाख नए हम्म। कर्मचारी सरकार भर्ती करेगी। हाँ, है वो और वीडियो। जब सरकार बन गई और सुक्खू से किसी ने पूछा कि साहब वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 1 लाख नए कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, इतना छोटा प्रदेश है, इस छोटे से प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी कहाँ से भर्ती कर लेंगे? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि साहब 1 लाख रोजगार जनरेट करवाएंगे, उसमें हम्म। प्राइवेट हाथ भी होंगे कुछ दूसरे। मतलब उन्होंने बात किसी तरह संभाली और टाली, वरना इन्होंने तो ऐसे ऐसी फेंक रखी थी कि किसी तरीके से सरकार बन जाए वहां पर, तो उसके बाद हम जो है अपना मौज मस्ती करें। वहां प्रियंका वाड्रा का घर भी तो है, उसको लेकर के हम्म। भी सवाल खड़े होते हैं कि हिमाचल एक ऐसी जगह है जहां पर किसी गैर हिमाचली को जमीनें खरीदने या घर बनाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। मेरे मेरे एक सोलन में मित्र हैं, उनका वहाँ एफएम रेडियो स्टेशन भी है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो मुजफ्फरनगर जिले के एल्लम के रहने वाले हो, तुमने हम्म। यहाँ घर कैसे बना लिया? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरी माँ हिमाचली थी हम्म। और उनके नाम पर ये जो है जमीन थी, जमीन हो गई। जहाँ प्रॉपर्टी थी जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो जब तक आप वहां के मूल निवासी ना हो तब तक तो आप खरीद नहीं सकते। तो मुझे नहीं पता कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो हिमाचल की नागरिक कैसे बन गई और कैसे इनको जमीन अलॉट हो गई और कैसे उन्होंने वहां पर एक भव्य बंगला बना लिया। वो भी अगर कोई सरकार जिसकी इच्छा शक्ति हो वो जांच पड़ताल करे तो चीजें सामने आए। पर जो सवाल आपने पूछा कि मंदिरों से कहा गया, ट्रस्टों से कहा गया कि भाई उनके कोष में जितना पैसा है वो सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, ताकि स्पेसिफिकली 2 योजनाओं के लिए उनमें खर्च किया जा सके। तो मैं जयराम ठाकुर का एक बयान देख रहा था, रिकॉर्डेड बयान है, उनका वीडियो जारी किया गया है, हम्म। तो करीब 3.5 मिनट का है, 3 मिनट 50 सेकंड का है। हम्म। तो उसमें उन्होंने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार हमने भी चलाई है, केवल आपदा के समय, किसी विपत्ति के समय हम्म। मंदिरों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जो मुख्यमंत्री कोष है उसमें अगर चाहें तो दान कर दें दान कर और सकते हैं। उसमें, हाँ वो स्वेच्छा कर से। लें। लेकिन इस तरीके से कोई अंडर सेक्रेटरी
चिट्ठी जारी करे डीएम्स सभी को। मंदिरों को और हम्म। कहे कि साहब आप पैसा जो है इसमें जमा करिए, सरकार को जरूरत है। तो बोला ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि सदन बैठेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, और किया जाना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ भाई? सरकार आप चला रहे हो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी है, पैसा जुटाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई योजनाएं आपने शुरू कर रखी है तो उन योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, मंदिरों की थोड़ा है। और वैलिड सवाल है आपका कि केवल मंदिरों से ही क्यों, जो बाकी के धर्म स्थल हैं उनसे भी ले लो ना, अगर हिम्मत है तो। लेकिन नहीं करेंगे। यानी आप सनातनियों के खिलाफ पाला खींच करके लड़ाई भी लड़ेंगे, सनातनियों को कोढ़ बताएंगे, कोरोना वायरस बताए से भी खतरनाक बताएंगे, और आप सनातनियों के ही धर्म स्थलों पर कुदृष्टि भी रखेंगे, उनके कोष पर, उनके पैसे पर। तो सर एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि केवल सुक्खू सरकार नहीं, ओवरऑल कांग्रेस इसमें कटघरे में है। सर सनातनियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड लेकर आएंगे। सनातनियों की भी तो जमीनें हड़पने के लिए उसको इस्तेमाल होता है। फिर आप वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी सनातनियों के खिलाफ लेके आएंगे ताकि वो अपनी आवाज ना उठा सके। आप मुंह भी बंद करेंगे सनातनियों का, और अब उनके मंदिरों के दान पर भी आपकी नजर है। तो ये कांग्रेस कैसे, मतलब ये सोच लेते हैं सर, कैसे ये पार्टी कर लेती है? कर्नाटक में भी आप देखिए वित्तीय संकट किस तरह से गहराया हुआ है, और सुना है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, वो अपना सरकारी आवास चमकाने में लगे हुए हैं। 2.5-3 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है, जबकि वहां पर जो एमएलए फंड है उसके लिए भी पैसे नहीं है, योजनाओं के लिए भी पैसे नहीं सर। तो वहां जाकर भी तो राहुल और प्रियंका वाड्रा ही जाके अनाउंसमेंट्स कर करके आते हैं ना, ऐलान करके आते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है जो सामने आ रहा है। और जो आपने सनातनियों के खिलाफ इनके जंग छेड़ने की बात कही है, तो उससे श्रेष्ठ उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। संभल का एक दर्जी इनको याद है, उसका नाम भी याद है, बिल्कुल। किसाब फला, और उसके दो बच्चे भी याद हैं कि वो स्कूल छोड़ने गए थे, और संडे के संडे दिन था, संडे था, संडे। संडे था, वो स्कूल छोड़ने गए थे और दर्जी था और दर्जी की मौत हो गई। इनको वो उदयपुर का कन्हैया दर्जी याद नहीं, उसके बच्चे याद नहीं, उसका गला रेत दिया गया था, किस तरीके से कैमरों पर रेता गया था, वो इनको याद नहीं रहता है। और संभल का उस्मान इनको याद रहता है। तो इनके तो, और इनके पतन की वजह भी यही है, लोग अब आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं इनकी विचारधारा से, और इसीलिए कांग्रेस अब किनारे लग चुकी है। सर जो इंडी गठबंधन है, जिसमें हमने देख लिया कितनी खबरें आती रहती हैं कि कांग्रेस को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा बदलाव भी देख सकते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी को मिला हुआ है, क्या विपक्ष एकजुट होकर उस पद से उनको उतारने की हिमाकत कर सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या नहीं? नहीं, उसमें तो प्रावधान ये है कि जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी है उसको ही ये पद दिया जाता है। हम्म। तो चूंकि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी ही है, उसकी 99 सीटें हैं, हम्म। तो राहुल गांधी को ये पद दिया गया है। यानी 55 ही सीटें अगर इनकी होती, तो बिल्कुल। 55 और 60 के बीच में भी होती, तो भी पद इन्हीं को मिलता विपक्ष का। कोई दूसरी पार्टी की होती तो उसको मिल जाता। हम्म। तो अभी तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, आशंका नहीं है। हाँ, एक बात जो शो में जुड़ने से पहले आप कह रही थी कि क्या किसी तीसरे फ्रंट के भी जीवित करने की कोई सुगबुगाहट है, तो हम्म। आप याद करिए अंजू जी, जब कीर्ति आजाद ने ये कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इंडी अलायंस को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, हम्म। और उसी दौरान उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया था कि लोकसभा चुनाव से पहले मीटिंग हो गई तो हो गई, उसके बाद तो कभी कोई मीटिंग इन्होंने बुलाई नहीं है। फिर राम गोपाल यादव का बयान आ गया, अखिलेश यादव के चाचा का, कि हम्म। साहब ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं और ममता बनर्जी बेस्ट चॉइस हो सकती हैं, जो कलकत्ता से ही इसको संभाल सकती हैं। फिर शरद पवार का बयान आ गया, फिर उद्धव ठाकरे का आ गया, संजय एक राउत। तेजस्वी का आ गया, लालू यादव का आ गया, इन सब के बयान आ गए।
तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही पतन होता रहा और ये ऐसे ही हारती रही, जैसे जम्मू कश्मीर में 90 के सदन में केवल 6 एमएलए जीत करके आए, वो भी मुस्लिम, हरियाणा में हार गई, महाराष्ट्र में हार गई, अभी दिल्ली में तो छठा मौका है जब शून्य सीट आई है। 2014 रिकॉर्ड के लोकसभा चुनाव में शून्य, 2015 के विधानसभा चुनाव में शून्य, 2019 के लोकसभा चुनाव में शून्य, 2020 के विधानसभा चुनाव में शून्य, 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य, 2025 के विधानसभा चुनाव में शून्य। तो शून्य की डबल हैट्रिक कांग्रेस ने दिल्ली में लगा ली। तो इसलिए विपक्षी दलों को लग रहा है कि यार ये मरे हुए सांप को गले में हम कब तक जो है डाले रखेंगे। तो पहले भी 90 के दशक में एक तीसरा मोर्चा जो है वो बना था और उसके नेतृत्व में सरकार भी बनी थी। तो तीसरा मोर्चा ही खड़ा कर लिया जाए अगर ये लोग नेतृत्व नहीं छोड़ रहे और मनमानी कर रहे हैं। सदन के भीतर भी राहुल गांधी मनमानी करते हैं, बाहर भी मनमानी करते हैं, अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करते हैं विपक्ष के बाकी दलों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। तो एक कवायद चल रही है अंदर खाते कि तीसरे मोर्चे को खड़ा किया जाए। लीडरशिप को लेकर के अभी थोड़ी जद्दोजहद है कि कौन नेतृत्व करेगा। ममता बनर्जी के 29 सदस्य हैं, अखिलेश यादव के 37 सदस्य हैं। तो एक है रस्सा कसी, उस पर एक सहमति बन जाएगी तो मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट तो देर सवेर आएगा, सामने आएगा। और सर, जैसे पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस तो एक पैरासाइट है, परजीवी है, अपने साथ की पार्टियों के कंधों पर सवार होकर ही चुनाव जीतती है जिन जिन राज्यों में थोड़ी बहुत उनकी सीटें आती हैं। तो मुझे लगता है अब तो कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि राहुल गांधी भी परजीवी हैं, कांग्रेस को तबाह कर किए चले जा रहे हैं और अपने आप तो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। तो जो राशि हालत कांग्रेस की राशिद सर। अलवी जी। राशिद अलवी का एक बयान अभी आया था जब ये आम आदमी पार्टी चुनाव हारी। हम्म। तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने दिल्ली में गलत फैसला किया अकेले चुनाव लड़ करके। यानी कांग्रेस का ही नेता कह रहा है कि कांग्रेस ने गलत फैसला किया और आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। उनका ये कहना था, वो बयान आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगी तो। उनका कहना तो ये था कि जो 99 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में, इसमें से 60-65 जो रीजनल पार्टियां हैं उनके कंधों पर सवार होकर के जीती है। तो यानी अलग देखिए, अलग राज्यों में अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीती है, इतनी सीटें लाई है, तो रीजनल पार्टियों के कंधे पे चढ़ करके जीती है। और अगर उन्हीं रीजनल पार्टियों को आप हरवाएंगे दिल्ली की तरह, तो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े होंगे। ये राशिद अलवी का बयान है। सर वो पीएम मोदी के बयान को एक तरह से सेकेंड ही तो कर रहे हैं, उस पर मोहर ही तो लगा रहे हैं। और यही तो सर अब समझ में आ रहा है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज है वो क्यों कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ी, क्यों कांग्रेस से निजात पाना चाहती है। क्योंकि सर वोट बैंक तो एक ही है, हर जगह इनका वोट बैंक एक जैसे। ममता बनर्जी को कांग्रेस से समस्या है, इनको अरविंद केजरीवाल ने तो राग अलापना शुरू कर ही दिया है कि मैं तो हारा इसलिए क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर चुनाव मैदान में उतर गई थी। तो सर ये सबके सब कांग्रेस के खिलाफ है। और जहां पे कांग्रेस के अंदर राहुल के खिलाफ माहौल बन रहा है, वैसे ही इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब की बार ये जिस तरह से सनातन विरोधी एंटी हिंदू एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उसके चलते इनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं सर जो राहुल गांधी एंड फैमिली के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन वो दिखता है, लेकिन हकीकत धरातल पर कब उतरती है वो सब बातें, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सर आपने समय निकाला और बहुत ही विस्तार से कांग्रेस को लेकर जो उथल पुथल चल रही है उसके बारे में जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम।